नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई-लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बल क्या है, यानी बल क्या होता है, यानी व्हाट इज फोर्स। हम जैसे आप सब लोग देखते हैं, कोई हम कुछ कार्य करते हैं या हम कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज हमने बहुत मेहनत का कार्य किया है ना। या अगर हमें कोई भारी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते हैं या धकेलते हैं तो हम ये क्या कहते हैं कि हमें उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ी, ताकत या बल लगाना पड़ा। ठीक है, तो आज हम इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझें। बल क्या होता है, यानी खींचने, धकेलने या ठोकने लगाने की क्रिया को हम बल कहते हैं। अब इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। खींचने, समझिए आपके पास एक पिंड है या एक बॉक्स है, ठीक है, हमने उसको धक्का लगाया तो वह क्या हुई, वह अपनी जगह से खिसक गई, मतलब उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ उसकी पोजीशन में। ठीक है, या धकेलने, कोई भारी चीज़ है, हमने उसको क्या किया, धकेला, धक्का मारा हमने उसमें, तो वह क्या हुआ, आगे खिसक गई, तो हमने उसमें क्या लगाया बच्चों, बल लगाया। यानी खींचने, धकेलने या ठोकने लगाने की क्रिया को हम बल कहते हैं। ठोकने में क्या हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ है, हम उसको नहीं उठा पा रहे हैं, हम एक भारी पत्थर है, आप लोग जैसे जानते होंगे, तो हम उसको किसी लोहे की छड़ी के माध्यम से या उसकी हेल्प से उसको हम खिसका रहे हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठोक रहे हैं ना, तो वह क्या, हमने उसमें क्या लगा रहे हैं, हम अपना बल लगा रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में है, यह एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको ये आदमी क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो यानी ये इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स। फोर्स मतलब अपना बल लगा रहा है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, बल क्या है, यानी किसी भी चीज को खींचने, धकेलने या ठोकने की क्रिया को या उस कार्य को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संतुलित बल क्या होता है। जैसे कि इनके नामों से थोड़ा हमें पता चल पा रहा है कि संतुलित और असंतुलित बल क्या हो सकते हैं, तो आइए इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझें कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संतुलित बल क्या होता है। अगर किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को हम संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। बच्चों, हमने ये समझा इस डेफिनेशन को, क्या, संतुलित बल की डेफिनेशन, यानी अगर किसी भी पिंड, कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर उसमें दोनों तरफ से क्या लग रहा, बराबर उस पर बल लगाया जा रहा है, तो वह क्या होगा, वह पिंड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि जो उनका रिजल्टेंट है, उनकी जो नेट फोर्स है वो वहाँ पे क्या हो गई है बच्चों, शून्य हो गई है। यानी अगर किसी भी पिंड को दोनों ओर से समान बल हमने लगा रहे हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वह क्या हो गई बच्चों, 0। तो इस अवस्था में क्या होगा, वह पिंड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यानी अगर वह गति की अवस्था में है पिंड, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा, और अगर है ना वह रुकी हुई अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो वह अपनी स्थिर अवस्था में ही रहेगा। इसको बच्चों हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ये एक चित्र है, इसमें एक फ्रिज है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 2 व्यक्ति हैं, इनका जो मास है वो क्या है, यहाँ पे फोर्स जो ये लगा रहे हैं, इस व्यक्ति के द्वारा भी कितनी फोर्स लगाई जा रही है, 100 न्यूटन, और इस व्यक्ति के द्वारा भी कितनी फोर्स लगाई जा रही है, 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो लगाई जा रही है वह बराबर है।
तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये फ्रिज जो है ये भी इधर से उतनी ही फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर से इतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पे शून्य हो गई। तो इस स्थिति में ये फ्रिज जो है, यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिया है, एक फ्रिज जो है वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। और इसमें जो क्या है, हालांकि इसके अंदर जो फोर्स लगाई जा रही है इस व्यक्ति के द्वारा इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, इस दिशा में, और इस व्यक्ति के द्वारा इस दिशा में लगाई जा रही है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, वह अपोजिट है। इसकी इस दिशा में है, इसकी इधर दिशा में है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो गई वह क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। यानी इस स्थिति में क्या होगा, फ्रिज जो जहाँ पर है वह वहाँ का वहीं रहेगा। यहाँ पे फ्रिज ले लें या कोई भी हम एक उदाहरण लेके, यहाँ पे मैंने फ्रिज का लेके आपको समझाया है। तो क्या होगा, इस स्थिति में यह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। समझ में आई बच्चों ये चीज। अब हम आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड में। अब हम आते हैं असंतुलित बल। यहाँ अभी हमने संतुलित बल के बारे में पढ़ा, संतुलित बल के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं असंतुलित बल क्या होता है। इसके अंतर्गत भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खींचता शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। बच्चों देखिए, जैसे मैंने उसमें बताया था संतुलित बल में कि अगर कोई पिंड है उस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, बराबर मात्रा का फोर्स लग रहा है, तो वह क्या अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक उसका विपरीत असंतुलित बल में क्या होता है बच्चों, जैसे एक डायरेक्शन में तो क्या लग रहा है, थोड़ा कम फोर्स लग रही है, और दूसरी डायरेक्शन से क्या लग रही है, ज्यादा फोर्स लग रही है। तो वह क्या होगा, जो पिंड है वह उस दिशा की तरफ खिसकेगा जिस तरफ से जहां से क्या लग रही है, जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लग रही है। तो वह क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी इस स्थिति में क्या होगा, वह अपनी अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकता है। जहां पे ज्यादा ताकत लग रही है वह उस डायरेक्शन में वह चीज क्या होगी बच्चों, खिसक जाएगी। समझ में आए। तो इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं होते, असंतुलित बल कहलाता है। इसको देखेंगे डायग्राम के। ये एक असंतुलित बल का बच्चों मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है, इसमें आप समझ सकते हैं। ये एक रस्सी है, जैसे कि हम देखते हैं रस्सा खींची जो होता है, जिसमें रोप को एक तरफ कुछ लोग होते हैं, एक तरफ कुछ लोग होते हैं, है ना। तो वह क्या करते हैं, फिर रस्सी को खींचते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ सके। ये रस्सी है, यहाँ पे आपको कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 3, और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बच्चों, 4। तो जो इनके द्वारा, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है और इन 4 व्यक्तियों के द्वारा भी फोर्स लगाई जा रही है। तो क्या होगा, ये आप इस ड्राइंग्स इससे स्लाइड से आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ज्यादा बल है, तो रस्सी किधर की तरफ खिंचती चली जाएगी, इन 4 व्यक्तियों की ओर खिंचती चली जाएगी। ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होगा, बल किधर लग रहा है ज्यादा, इन 4 व्यक्तियों के द्वारा इन 3 व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे बल की रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई, जीरो नहीं हुई, यहाँ पे क्या हो गई, 0 नहीं हुई। तो क्या हो, इस कारण क्या हो गया, इन 4 व्यक्तियों की तरफ क्या होगी, ये रस्सी खिसक जाएगी, क्योंकि इनके द्वारा बल ज्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, पाठ का नाम था बल और गति के नियम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गति क्या होती है। इसका एक छोटा सा, आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है गति के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक छोटी डेफिनेशन के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि गति होती क्या है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, तो हम उस स्थिति में उस वस्तु को क्या कहते हैं कि वह वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। जैसे नदी में चलती हुई नाव या वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि। ये मैंने एक डेफिनेशन बताई है आपको बच्चों गति की। यानी कोई भी चीज अगर उसमें क्या हो रहा है, वह अपनी स्थिति को बदल रही है, अपनी जगह को बदल रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या अपने आप को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वह वस्तु क्या है, वह मोशन की स्थिति में यानी गति की स्थिति शो कर रही है। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे समझिए क्या है,
चंद्रमा है, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या काट रहा है, परिक्रमा कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो ये भी क्या है, ये गति की स्थिति में है। ठीक है बच्चों, ये गति कर रही हैं चीज़ें। ऐसे मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है कि बॉल है ना, ये क्या कर रही है, ये घूम रही है, कई 4 बॉल हैं, ये अपने आप घूम रही है, इस मोशन में घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, गति में है। अब मतलब ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो इनमें क्या है, गति है, मोशन है। मतलब ये किस चीज़ को, प्रॉपर्टी को शो करनी है, गति की। ऐसे ही ये स्प्रिंग है ना, इसको हमने एक सिरे से बांधे, दूसरी तरह से क्या, हम इसको पकड़ के एकदम खींचते हैं, यानी उसकी पहली स्थिति क्या थी, स्प्रिंग की, रुकी हुई थी, लेकिन जब हमने उसको पकड़ के खींचा तो वह मूव करती है, यानी वह क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन में है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से गति के बारे में बताया। अब हम आगे चलें, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। आप सब लोगों ने न्यूटन वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो थे उनका बारे में तो सुना ही होगा। तो न्यूटन ने क्या दिए थे बच्चों, गति के कुछ नियम दिए थे। यानी उन्होंने ये बताया था कि जो भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, उसमें जो चेंज होता है या वो मूव करती है, गति करती है, तो उसको कुछ नियमों के हिसाब से करती है, उसमें वो कुछ नियमों को लागू होते हैं उसके अंतर्गत, अगर कोई चीज़ गति में है तो न्यूटन थे। तो हम आसान शब्दों में मैं कहूँगी कि न्यूटन के गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने, न्यूटन जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने प्रथम नियम को, जो एक और नाम कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है, द्वितीय नियम को कहा जाता है संवेग का नियम, और बच्चों जो तृतीय नियम है उसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक नियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, गति का प्रथम नियम, मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। न्यूटन के हिसाब से गति का पहला नियम क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए या कोई भी बाहरी बल कार्यरत न हो। देखिए बच्चों, इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। कोई पिंड है या कोई भी चीज़ है, मैं एक पिंड का एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे वो एक जगह पे रखा हुआ है, जब तक कि मैं उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाऊंगी या उसको मैं धक्का नहीं दूंगी या खींचूंगी नहीं, तब तक वह क्या रहेगा, वह हमेशा उसी स्थिति में बना रहेगा जिस अवस्था में वो है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया या मैंने उसको धक्का दिया तो वह क्या होगा, वह अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, वह एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकेगा। तो वो क्या शो कर रहा है, गति का प्रथम नियम को वह शो कर रहा है। वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। समझ में आई बच्चों? यानी कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर हम बाहरी बल ना लगाएं। यानी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते बच्चों, तो तब तक वह वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर या विराम अवस्था में रहेगी, या फिर गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यहाँ पे आपको गति का प्रथम नियम समझ में आया होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इस मैंने आपको पहले बताया, जैसे प्रथम नियम को हम और क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा। इसको मैं आपको एक ही डायग्राम से और समझाना चाहूंगी बच्चों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन और रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बॉल ली, फुटबॉल ली बच्चों, जैसे आप सब लोग देखते हैं फुटबॉल का मैच या खेलते हैं घरों में अपने फुटबॉल से, तो ये फुटबॉल ली बच्चों में, उन्होंने इसमें क्या किया, जब तक कि इस फुटबॉल को क्या ना कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा नहीं लगती, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझ में आया, यानी असंतुलित बल नहीं लगाया गया, तब तक वह विराम अवस्था में रही। लेकिन बच्चों जब इस पर हमने असंतुलित बल लगाया तो वह क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये क्या हो गई, मोशन में आ गई, यानी गति में आ गई।
ठीक है, विल, और ये गति में ही रहेगी जब तक कि उसको रोका नहीं गया। अब देखिए, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, वह तब तक गतिशील रही जब तक कि उसको किसके द्वारा नहीं रोका गया, नेट, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझे, मतलब जैसे बॉल है, वह विराम अवस्था में ही रही जब तक कि उस पर क्या नहीं लगाई, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाई, तब तक वह क्या रही बच्चों, विराम अवस्था में ही रही। लेकिन जब उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, वह गतिशील हो गई, गतिशील हो गई। फिर उसके बाद क्या, जब वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि हमने उसको किसके माध्यम से नहीं रोका, नेट। तो यहाँ पे जो ये नेट है बच्चों, ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स का ही काम कर रहा है ना, उसको रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि जब अब वह किस में आ गई, गतिशील अवस्था में आ गई। तो जब उस नेट ने उसको रोका तो वह क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, ये यहाँ पे आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा ये और समझाऊंगी कि गति के प्रथम नियम के कुछ अनुभव भी मैं बताती हूँ, उसके बाद हम सेकेंड लॉ को समझेंगे बच्चों। गतिशील बस का अचानक रुक जाने से उसमें सवार व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, ये किसका उदाहरण है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है। अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हम सब ट्रैवल करते हैं बस में या कार में, किसी में भी आपने देखा होगा कि जब हम जा रहे हैं, बस चल रही है, लेकिन अगर बस में एकदम अचानक ब्रेक लग जाए तो हम क्या होते हैं, एकदम से हम सवार व्यक्ति क्या होता है, उसमें आगे की ओर झुक जाता है, ऐसे झुकते हैं हम लोग। वह क्यों होता है, वह इस कारण से होता है बच्चों, क्योंकि बस भी गतिशील अवस्था में है और जो उसमें बैठे व्यक्ति हैं वे भी गतिशील अवस्था में हैं। तो जब बस रुकती है, ब्रेक लगता है उसका, तो एकदम से क्या होता है, बस तो रुक गई, लेकिन जो व्यक्ति उसके अंदर बैठे होते हैं उनकी क्या अवस्था होती है, वे गतिशील, चलने की ही अवस्था होती है उनकी। ठीक है, तो वे क्या चाहते हैं, वे चलना, उनकी बॉडी क्या मांग रही है, चलने की, भाई अभी हम गतिशील हैं। तो इस प्रकार से जब वह रुकती है बस, तो हम क्या करते होते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अब बस के अचानक चल पड़ने से उसमें सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाऊं, बस रुकी हुई है, हम उस व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, तो वो भी क्या है, विराम अवस्था में है बस, और व्यक्ति भी किस में है बच्चों, विराम अवस्था में। तो जैसे बस चलती है तो बस तो क्या हो गई, गतिशील अवस्था में हो गई, लेकिन जो उसमें व्यक्ति होता है बैठा हुआ, वह कि उसकी बॉडी की स्थिति क्या होती है उस समय पे, विराम अवस्था की ही होती है। इसलिए जब कभी भी बस चलती है, एकदम से स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सा सिद्धांत आता है या कौन सा नियम आता है, गति का प्रथम नियम यहाँ पे हम अनुभव करते हैं या यहाँ पर लागू होता है। एक तीसरा और है, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियों का झड़ जाना। ठीक है, जब क्या होता है, आपने देखा होगा, पेड़ है कोई स्थिर, उसकी क्या है, विराम अवस्था है, हम जाके उस पेड़ को बहुत तेजी से हिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, पेड़ किस स्थिति में आ गया, गतिशील स्थिति में आ गया, है ना। लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं वे किस स्थिति में, वह विराम अवस्था में है। तो जब हम पेड़ को बहुत जोर से हिलाते हैं तो जो उसमें कमजोर पत्तियां होती हैं, जो मतलब सूख जाती हैं, कुछ कमजोर होती है, तो वे क्या होती हैं, उस पेड़ से गिर जाती हैं और झड़ जाती हैं। तो वहां पे भी कौन सा नियम आ गया बच्चों, गति का प्रथम नियम लागू हुआ। अब मैं सेकंड लॉ समझाने से पहले मैं आपको एक जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी समझाना चाहूंगी, इनमें क्या रिलेशन होता है। जड़त्व या इनर्शिया मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, और इनर्शिया क्या होता है, मतलब जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते, वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी। अब यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज का भार को हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम क्या रिलेशन क्या है, मतलब जड़त्व में और मास में, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। ये क्या है, ये खाली बाल्टी है और एक ये क्या है, रेत से भरी हुई बाल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द बकेट फिल्ड विद सैंड इज मोर डिफिकल्ट टू बी पुश्ड, व्हाई, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास एंड इनर्शिया। यहाँ पे क्या हुआ, आप जैसे ये तो सबको अंडरस्टूड है चीज कि कोई खाली बाल्टी है उसको तो हम आसानी से उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन कई भरी हुई बाल्टी होती है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैंने रेत से भरी हुई बाल्टी का एग्जाम्पल लिया है, भरी हुई है, तो उसको उठाने में हमें
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे ये खाली बाल्टी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो वजन है, इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, ठीक है, तो हमें उसको उठाने में क्या, उसके पोजीशन को चेंज करने में क्या कम फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेत से भरे हुए बाल्टी को ले, तो रेत से भरी हुई बाल्टी में क्या होगा बच्चों, उसको उठाने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं क्या, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, यानी जितना ज़्यादा किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा उतने ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। समझ में आया बच्चों? मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। समझिए, मैंने एक 2 किलो का पिंड लिया और एक 50 किलो का पिंड लिया, ठीक है, तो मुझे 2 किलो के पिंड को हिलाने में या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसान से मैं खिसका सकती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे उसमें क्या कम फोर्स लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर 50 किलो का पिंड है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, काफ़ी फोर्स लगानी पड़ रही है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो यानी इससे हम ये समझे क्या, जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा, या जितना कम मास होगा या द्रव्यमान होगा उतना ही कम उसका इनर्शिया या जड़त्व होगा। ठीक है बच्चों, यानी किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था को परिवर्तन का विरोध करती है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यहाँ पे मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इन डेफिनेशन से भी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं बच्चों गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, अब इसको हम ये समझें, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे संवेग क्या होता है, तब हम उसको क्लियर हो जाएगी हमें डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणफल को हम संवेग कहते हैं या संवेग कहा जाता है। संवेग को हम किससे दर्शाते हैं, P से, जो किसके बराबर होता है, मास यानी द्रव्यमान, और V यानी वेलोसिटी उसके वेग के। ठीक है, तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, यानी हम ये समझेंगे कि गति का दूसरा नियम का फिर से एक बार मैं दोबारा समझाना चाहूंगी। यानी किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन, अगर मोमेंटम, किसी भी वस्तु में कोई मोमेंटम शो होता है तो वह क्या होता है, उस पर लगाए गए बल के, जो उस पर लगाया हुआ बल है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी संवेग की परिवर्तन की दिशा क्या होती है, वही होती है जो कि उसके बल की दिशा होती है। जो दिशा में हम बल लगाएंगे बच्चों, यहाँ साधारण मैं आपको वर्ड्स में समझाऊं, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में उस चीज का क्या होगा, संवेग या मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने आपको यहाँ पे संवेग के बारे में भी बताया, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, संवेग कहते हैं। यानी क्या होता है, जितना मास और वेलोसिटी, ठीक है, उसको इंटू करें यानी गुणनफल करें तो क्या आता है हमारे पास, मोमेंटम आता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। संवेग क्या होती है, एक परिमाण होता है और इसमें दिशा होती है, तो इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है या वेग की दिशा होती है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। अब मैंने ये छोटा सा लिया है, जैसे मोमेंटम क्या है, P = mv के बराबर होता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो बच्चों आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन वगैरह, तो जब हम इसको मैथमेटिकली इसको निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है, जो मोमेंटम क्या है, संवेग किसके बराबर हो रहा है, मास, और एक्सेलरेशन जो किसके बराबर होता है, फोर्स। यानी
जो संवेग की दिशा वही होगी जो किसकी दिशा होगी बच्चों, फोर्स की। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन से क्या निकल के आया कि फोर्स और जो ये मोमेंटम यानी संवेग है वे दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब इसका उदाहरण ले लें, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण हम लेते हैं बच्चों। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि गेंद का वेग क्या हो सके बच्चों, कम किया जा सके, है ना। आपने देखा होगा जो क्रिकेट में आप सबने देखा होगा, जब जो क्रिकेटर्स होते हैं जब वो बॉल को कैच करते हैं तो वे अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो गेंद आती है वे बहुत इतनी फोर्स से आती है, क्योंकि इतना मोमेंटम उसका इतना हाई होता है कि अगर वे उसको पीछे नहीं करें, डायरेक्ट ऐसे करें तो वे क्या, उससे क्या होते हैं, खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब वे गेंद को पकड़ते हैं तो अपने हाथों को वे पीछे कर लेते हैं जिससे कि उसका वेग कम किया जा सके। इससे कम चोट लगती है और तेज घूमती गेंद में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गेंद में काफ़ी बल होता है। उसमें क्या होती है, ज़्यादा फोर्स होती है, पावर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका वेग ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इस कारण से वह क्या होती है, संवेग, अगर उसका क्या बोलते हैं वेग ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा, तो इस मात्रा अधिक होती है, इसलिए गेंद को काफ़ी बल होता है। तो इसलिए उसको पकड़ के हाथ पीछे खींचने में गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिसके कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर नहीं कम पड़ता है और क्या होता है, चोट नहीं लग पाती। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत हाई स्पीड से आएगी बॉल होगी तो क्या होगा, उससे चोट लगने का डर रहता है। तो इसमें क्या, कौन सा नियम लागू होता है बच्चों, द्वितीय नियम। अब गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी हमें क्या मिलती है, एक प्रतिक्रिया मिलती है। तो यहाँ पे ही ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है। गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करती है, तत्क्षण कि ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। ठीक है, प्रयोग किए गए दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं पर दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने एक लिया, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन। अगर मैं किसी चीज़ पे बल लगाऊंगी तो वह भी क्या लगाती है, हर चीज़ हमारे ऊपर उल्टा बल लगा, उसकी प्रतिक्रिया करती है। समझिए एक वॉल है ना, एक दीवार ले, अगर मैं उस दीवार पे भी धक्का लगाऊंगी तो वह दीवार भी क्या करेगी, अपनी प्रतिक्रिया शो करेगी, वह भी मेरे ऊपर दोबारा बल लगाएगी, यानी वह भी प्रतिक्रिया दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है मतलब कि प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। तो वही चीज़ यहाँ गति के तृतीय नियम में कही गई है। अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो वह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या लगाएगी बच्चों, बल लगाएगी, परंतु उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। अब मैं यहाँ पे गति का तृतीय नियम के कुछ उदाहरण लेना चाहूंगी। जैसे बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यदि बंदूक ठीक से ना पकड़े तो कलाई टूट सकती है। जब अब ये देखिए, ये गन है, ठीक है, इसमें से गोली निकली तो ये हमारा क्या हुआ, एक्शन, फोर्स किस पे लगी, इस बुलेट पे। ठीक है, तो ये क्या होती है, पीछे की तरफ ये क्या करती है, ये भी धक्का लगाती है। तो ठीक है, तो ये जब धक्का लगाती है क्या कर रही है, रिकॉइल ऑन गन, मतलब ये भी रिएक्शन दे रही है। हमने एक्शन क्या किया, हमने बंदूक चलाई, ठीक है, गोली चलाई तो गोली निकल गई, उसने फोर्स लगी आगे को, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या दी बंदूक ने, उसका उल्टा रिएक्शन दिया। तो यानी यहाँ पे बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने को पीछे की ओर धक्का लगता है। अगर पीछे की ओर धक्का नहीं लगे तो क्या हो सकता है, उससे हमें चोट लग सकती है, क्योंकि वो क्या होती है, उसमें इतनी ज़्यादा फोर्स होती है। इसीलिए यहाँ पे ये गति का तृतीय नियम लागू होता है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ये इस बंदूक जो से गोली निकलने वाले उदाहरण से समझ आया। दूसरा है, पानी में खड़े नाव पर से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। अब आपने देखा, जैसे हम नाव से ज़मीन पर कूद रहे हैं, तो जैसे इस डायग्राम में पता चल रहा है ये लड़की इस नाव से कूदी ज़मीन पर, तो जब ये यहाँ पे कूदी तो क्या हुआ, नाव पीछे की ओर दिख रही, तो इसका एक्शन क्या हुआ, कूदना, और इसका रिएक्शन क्या हुआ, पीछे की ओर हटना। कैसे हुआ, जब ये इसने क्रिया की,
है ना, इससे एक्शन क्या, ये आगे की तरफ कूदी तो नाव क्या हुई, पीछे की तरफ हो गई। अगर नाव पीछे की तरफ नहीं हटती तो क्या वह अपने आगे, वह लड़की जमीन पर नहीं कूद पाती, वह सही से क्या या तो गिर जाती है जो भी। तो इसमें भी क्या शो हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन वाला फॉर्मूला शो हो रहा है यहाँ पर। अब बच्चों हम आते हैं संवेग संरक्षण। यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है, अर्थात परिमाणी बल का मान शून्य है, तो उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात कल परिमाणी बल F यानी 0, रिजल्टेंट फोर्स जो वो 0 होती है, तो संवेग किसके बराबर